प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। करंट अफेयर श्रृंखला नवंबर माह भाग 1, जिसमें आज हम 1 से 8 नवंबर 2021 तक के समाचार पत्रों से महत्वपूर्ण समसामयिकी पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न बात करता है हाल ही में ग्लासगो में आयोजित COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत ने कार्बन तटस्थता यानी नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है। ग्लासगो में COP26 जिसका अध्यक्षता इस बार ब्रिटेन कर रहा है, तो इसमें भारत ने नेट जीरो यानी कार्बन न्यूट्रलिटी यानी कार्बन तटस्थता का लक्ष्य कब तक रखा है। विकल्प है आपके सामने A 2050 तक, B 2060 तक, C 2070 तक, D इस सदी के अंत तक। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा 2070 तक भारत ने नेट जीरो यानी कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखा है। चाइना ने इसको 2060 तक रखा है और यूएस ने इसको 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। तो यह है COP26 जो ग्लासगो क्या है, स्कॉटलैंड, यानी इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम के पास इस वर्ष COP26 जो जलवायु शिखर सम्मेलन का सर्वोच्च शिखर बैठक होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 बैठक की अध्यक्षता ब्रिटेन कर रहा है। बात करते हैं इस पर COP26 ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रतिबद्धताओं 5 कमिटमेंट को रखा है। कौन कौन से भारत की तरफ से 5 कमिटमेंट इसमें रखी गई? पहली है कि 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर लेगा। हमने 2022 तक का टारगेट क्या रखा था? 175 गीगावाट 2022 तक का टारगेट इंडिया ने लिया। 2030 तक का हमने टारगेट लिया था 450 गीगावाट का, जो अब हमने कितना 2030 तक भारत ने घोषणा की है ग्लासगो में कि 500 गीगावाट तक का रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता कैपेसिटी हम अर्जित कर लेंगे 2030 तक। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करेगा। ये बात की है। भारत कार्बन उत्सर्जन इमिशन की 1 बिलियन टन को 2030 तक कम कर लेगा। भारत अपनी अर्थव्यवस्था से कार्बन तीव्रता यानी इंटेंसिटी को 2030 तक 45% कम कर लेगा। 2070 तक भारत नेट जीरो यानी कार्बन न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। ये 5 कमिटमेंट इंडिया द्वारा COP26 बैठक में रखी गई थी। ये चर्चा में बना रहा था कि भारत क्या है कि नेट जीरो का टारगेट कब लेगा। तो भारत ने इसकी घोषणा की थी कि जब विकसित देश लेंगे उसके 10 साल बाद ही भारत अपना लक्ष्य को लेगा। तो भारत ने क्या है कि 2070 की इसकी घोषणा की है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। हाल ही में चर्चा में रहा रोम घोषणा पत्र का संबंध किससे है? रोम डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? विकल्प है A WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, B UNFCCC की बैठक से, C G20 शिखर सम्मेलन से, D SCO बैठक से। तो रोम डिक्लेरेशन जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है का संबंध किससे है? इसका संबंध है G20 शिखर सम्मेलन से। G20 शिखर सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता इस बार किसने की? इटली के नेतृत्व में क्या है कि G20 शिखर सम्मेलन हुआ। बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2021 जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? इटली द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। प्रधानमंत्री कौन है इटली के? मारियो ड्रेगी इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। बैठक में जलवायु परिवर्तन पर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने के लिए सार्थक व प्रभावी कार्यवाही का आह्वान किया गया। बात करते हैं G20 के बारे में कि G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20। ये इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें ये तीनों आप देख सकते हैं G7, G8 और G20। G7 के जो कंट्रीज हैं कौन कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। ये G7 के हैं। G8 जो पहले G8 था उसमें रशिया को बाहर कर दिया तो अब G7 हो गया है। तो G8 में कौन? रशिया भी शामिल था। और G20 कंट्रीज में इनके साथ साथ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया,
ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की, ये देश क्या है कि G20 में शामिल है। G20 क्या है? विकसित और उभरती ही हुई अर्थव्यवस्थाओं वाला एक समूह है G20। बात करते हैं इसके बारे में। ये एक इनफॉर्मल यानी एक अनौपचारिक समूह है जिसके अंदर 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसके अंदर 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल है और एक क्या है? अनौपचारिक ग्रुप है। अनौपचारिक किस लिए है? क्योंकि इसका क्या है कि कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट और हेडक्वार्टर नहीं है। G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटरिएट या हेडक्वार्टर क्या है G20 का नहीं है। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसके अंदर 19 देश और EU शामिल है, जो हम अभी देख चुके हैं। और ये बात करें तो इसके अंदर इसका रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक आर आल्सो पार्ट ऑफ G20। तो वर्ल्ड बैंक के और IMF के रिप्रेजेंटेटिव भी इसके क्या है कि हिस्सेदार हैं। और इसके अंदर इट रिप्रेजेंट अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। दुनिया की 2/3 आबादी G20 देशों में निवास करती है। 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, पूरी विश्व जीडीपी के 85% कवर करता है G20। 80% ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड ओवर 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को क्या है कि G20 कवर करता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। हाल ही में भारत आसियान 18वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस वर्ष आसियान की अध्यक्षता किसके पास है? विकल्प है आपके सामने। ए सिंगापुर, बी मलेशिया, सी ब्रुनेई, डी फिलीपींस। तो इस वर्ष आसियान शिखर सम्मेलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो सही उत्तर होगा इसका ब्रुनेई के नेतृत्व में क्या है कि आसियान शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। बात करते हैं 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन। भारत आसियान का क्या है कि पार्टिसिपेट क्या परमानेंट मेंबर है क्या? भारत इसमें शामिल परमानेंट मेंबर के रूप में नहीं है। तो भारत 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ। वर्ष 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष इसमें घोषित किया गया। 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया। भारत के लिए आसियान का क्या महत्व है? भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक विजन, इंडिया जो इंडो पैसिफिक इंडिया प्रशांत विजन को लेकर चल रहा है, उसको लेकर चीन की आक्रामक नीतियों के विपरीत क्षेत्र में शांतिपूर्ण विकास के लिए एक नियम आधारित सुरक्षा ढांचा स्थापित करना। बात करते हैं कि आसियान के बारे में। दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन है आसियान। इसकी स्थापना कैसी हुई? इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन यानी बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक देशों के अंदर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड क्या है कि इसके संस्थापक देशों में शामिल हैं। इनकी जो अध्यक्षता है वो कैसे की जाती है? इनके अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर इसकी अध्यक्षता वार्षिक रूप से प्रदान की जाती है। आसियान देशों की कुल आबादी 650 मिलियन है और संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी इनकी 2.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह लगभग 86.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है आसियान। तो आसियान के अंदर आसियान कंट्रीज में कौन कौन शामिल हैं? ये 10 देश क्या है कि इसके अंदर शामिल है। 10 देश इसमें शामिल है। कौन कौन से? भारत से जुड़ती हुई सीमा म्यांमार इसमें शामिल है। अब बात करते हैं कि थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस क्या है कि आसियान के मेंबर हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। हाल ही अभी 8 नवंबर को गूगल ने डूडल बनाकर डॉक्टर कमल रणदीवे को 104वां जन्मदिन मनाया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? विकल्प है आपके सामने। ए अर्थशास्त्र,
बी पत्रकारिता, सी चिकित्सा, डी अंतरिक्ष विज्ञान। तो डॉक्टर कमल रणदीवे का संबंध किससे है, जिसका 104वां जन्मदिन दिवस मनाया गूगल ने डूडल बनाकर। ठीक है, ये डूडल बनाकर उन्होंने 104वां जन्म दिवस मनाया। किससे संबंध है इसका? इनका संबंध है चिकित्सा क्षेत्र से। क्या है कि डॉक्टर कमल रणदीवे का संबंध है। बात करते हैं डॉक्टर कमल रणदीवे, भारतीय सेल जीव विज्ञानी, भारतीय सेल जीव विज्ञानी जिनका जन्म 8 नवंबर 1917 पुणे महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, ये भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ यानी IWSA, इंडियन वीमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख संस्थापकों में से एक हैं। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। कैंसर रिसर्च, विज्ञान व शिक्षा के माध्यम से समतापूर्ण समाज के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है डॉक्टर कमल रणदीवे की। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। समाचार पत्रों में चर्चा में रही ग्लोबल मीथेन प्लेस यानी ग्लोबल मीथेन शपथ के संदर्भ में असत्य कथन, गलत बताना है आपको। विकल्प है आपके सामने। पहला, इसे सितंबर 2021 में अमेरिका व यूरोपियन संघ द्वारा घोषित किया गया। बी, COP26 में यूरोपियन संघ व अमेरिका के साथ साथ 103 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। सी, भारत इसका शुरुआती भागीदार देश है। डी, इसमें मीथेन के वैश्विक उत्सर्जन को 2030 तक 2020 के स्तर से 30% तक कम करने के लिए भागीदार देश प्रयास करेंगे। तो ग्लोबल मीथेन शपथ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसके अंदर गलत हो जाएगा सी, भारत इसकी शुरुआती भागीदारी देश है। यह कथन गलत है क्योंकि भारत ने क्या है कि इसमें शामिल नहीं है। भारत क्या है कि इसमें शामिल नहीं। ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट है इसको अमेरिका और यूरोपियन संघ द्वारा इसे घोषित किया गया था और COP26 में 103 देशों ने इस पर सहमति व्यक्त की गई है और इसका जो लक्ष्य है 2030 तक 2020 के स्तर से 30% तक कम करने की बात की गई है। यह है ग्लोबल मीथेन प्लेस। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। अभी हाल में ग्लासगो में संपन्न हुई COP26 बैठक में चर्चा में रहा ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, GGI, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के संदर्भ में सत्य कथन कौन से हैं? विकल्प है आपके सामने। पहला, यह भारत व यूके की एक पहल है, GGI, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, ये भारत और यूके की पहल है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड ग्रुप इसको बोला जाता है। यह सौर ऊर्जा का उपयोग करने व सीमाओं के पार निर्बाध रूप से संचरण की एक पहल है। और डी है, सभी कथन सत्य है। तो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव जो COP26 में ग्लासगो में क्या है कि एक इनिशिएटिव लिया गया ताकि क्या है कि बॉर्डर सीमाओं के पार भी क्या है कि जो नवीकरणीय है ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। तो ये सभी कथन स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। इसमें भारत और यूके की ये पहल है। ठीक है, वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड का इसमें नारा दिया गया। इसकी बात ये करता है और इसका जो लक्ष्य है कि सौर ऊर्जा का उपयोग करने व सीमाओं के पार निर्बाध रूप से संचरण की इसमें बात की गई है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाले खिलाड़ी पी हरिकृष्णा और डी हरिका का संबंध किस खेल से है? विकल्प है आपके सामने। ए, एथलेटिक्स से, बी, शतरंज से, सी, स्नूकर और डी है हॉकी। तो पी हरिकृष्णा, डी हरिका ये क्या है कि ग्रैंड मास्टर है शतरंज के। इसमें इनका संबंध किससे है? शतरंज से इनका संबंध है, पी हरिकृष्णा और डी हरिका। तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। हाल ही में कितने
खिलाड़ियों को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका पहले नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो उसको नाम परिवर्तन किया गया है अभी, जिसको नाम चेंज करके कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई। तो कितने खिलाड़ियों को 2021 का क्या है कि पुरस्कार देने की घोषणा की गई? विकल्प है ए 5, बी 9, सी 12, डी 35। तो सही उत्तर क्या है? इस वर्ष 12 खिलाड़ियों को सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न अवार्ड देने की बात की गई है। ठीक है, बात करते हैं कौन देता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। कितने पुरस्कार हैं? खेल पुरस्कार टोटल 6 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं। कौन कौन से? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको पहले किस नाम से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता था, नाम परिवर्तित किया गया है। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ये 6 पुरस्कार क्या है कि दिए जाते हैं। बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पर। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ठीक है, और स्थापना 1991 92 यानी 1991-92 में इसकी स्थापना की गई। और पहला खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? विश्वनाथ आनंद को शतरंज में पहला खेल रत्न अवार्ड दिया गया। और विगत 4 वर्षों किस लिए दिया जाता है? विगत 4 वर्षों में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार व सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसमें पुरस्कार स्वरूप क्या है? 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष कितने खिलाड़ी? इस वर्ष सर्वाधिक मात्रा में इसमें 12 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। 12 खिलाड़ियों को दिया जा रहा है ये पुरस्कार, और 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड इस वर्ष दिया जा रहा है। तो 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिलेगा और 12 खिलाड़ियों को क्या है कि खेल रत्न अवार्ड के लिए चुना गया है। कौन कौन से हैं? तो भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, एथलेटिक्स के लिए रवि दहिया जिन्होंने रजत पदक जीता था, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। ठीक है, ओलंपिक में रवि दहिया ने रजत पदक जीता। पी.आर. श्रीजेश भारत की कांस्य पदक विजेता हॉकी टीम के गोलकीपर रहे। लवनीना बोर्गेहोन इनको मुक्केबाजी के लिए जिन्होंने कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में। सुनील छेत्री फुटबॉल के क्षेत्र के अंदर, मिताली राज क्रिकेट के क्षेत्र में, प्रमोद भगत ये क्या है कि पैरा बैडमिंटन में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है प्रमोद भगत ने। सुमित अंतिल इन्होंने भी जेवलिन थ्रो के अंदर पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता। अवनी लेखरा जिन्होंने भी क्या है कि पैरा ओलंपिक में निशानेबाजी में 2 पदक जीते, 1 गोल्ड और दूसरा कांस्य। कृष्णा नागर इन्होंने क्या है कि बैडमिंटन के अंदर गोल्ड जीता है पैरालंपिक में। मनीष नरवाल ने निशानेबाजी में गोल्ड जीता है पैरालंपिक में। और मनप्रीत सिंह भी क्या है कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, और हॉकी इस बार 40 वर्षों बाद कांस्य पदक इन्होंने ओलंपिक में जीता। तो इन 12 खिलाड़ियों को, जिसमें 5 तो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, के सहित 12 खिलाड़ी को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और 35 खिलाड़ियों को इस बार चुना गया है अर्जुन अवार्ड के लिए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? विकल्प है आपके सामने। ए मिशन महासागर, बी मिशन समुद्रयान, सी मिशन ओशन रिसर्च, डी मिशन सागर शक्ति। तो भारत का क्या है कि प्रथम है ये मानव युक्त महासागर मिशन। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है और लॉन्च किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। कौन सा है ये? सही उत्तर होगा इसका मिशन समुद्रयान को लॉन्च किया गया है। मिशन समुद्रयान क्या है? यह भारत का प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन है।
इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाले अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जापान, चाइना जैसे देशों की एलीट क्लब में शामिल हो गया है। उद्देश्य क्या है इसका? गहरे समुद्र में अन्वेषण, दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 नामक मानव युक्त पनडुब्बी में 6000 मीटर की गहराई में समुद्र में भेजा जाएगा। और यह मिशन भारत के महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आप जून के करंट अफेयर्स में देखें, डीप ओशन मिशन पर मैंने ही चर्चा की है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, डीप ओशन मिशन का ही हिस्सा है मिशन समुद्रयान। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 पर वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 2021 के बुकर पुरस्कार, जो अंग्रेजी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। बुकर पुरस्कार 2 तरह के पुरस्कार होते हैं, एक बुकर पुरस्कार होता है, एक मैन बुकर होता है। मैन बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित किसी उपन्यास के लिए दिया जाता है, और बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए किसी नॉवल के लिए दिया जाता है, और किसके जो यूके और आयरलैंड में लिखा गया हो, छपा गया हो। तो 2021 के बुकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? विकल्प है डगलस स्टुअर्ट, उपन्यास है शुगी बैंक। बी है डिमोन गैलगेट, उपन्यास है द प्रॉमिस। सी है नादीफा मोहम्मद, उपन्यास है द फॉर्च्यून मैन। डी है पैट्रिका लॉकवुड, उपन्यास है नो वन इन टॉकिंग अबाउट दिस। तो सही उत्तर क्या है? इस वर्ष का बुकर पुरस्कार मिला है डिमोन गैलगेट को, उपन्यास है उनका द प्रॉमिस के लिए। डिमोन गैलगेट उपन्यास द प्रॉमिस। तो अंग्रेजी साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, यह पुरस्कार सर्वोत्तम अंग्रेजी उपन्यास को जिनका प्रकाशन यूके या आयरलैंड में होता है, स्थापना 1969 में की गई थी, और 50,000 पाउंड की राशि इसमें दी जाती है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है प्रतिवर्ष 2 नवंबर, प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस को। सी प्रतिवर्ष 14 नवंबर को, और डी है प्रतिवर्ष 8 नवंबर को। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। और कब से? 2016 से इसकी शुरुआत की गई है, आयुष मंत्रालय द्वारा ये मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है कि वर्तमान पीढ़ी को आयुर्वेद के प्रति जागरूकता और समाज में चिकित्सा के आयुर्वेद सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री द्वारा ये दिवस घोषित किया गया, 2016 से इसको मनाया जा रहा है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 पर हाल ही में लॉन्च किया गया पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का संबंध किस क्षेत्र से है? विकल्प है द्रुत परिवहन साधनों का विकास, बी लॉजिस्टिक व अवसंरचना क्षेत्र, सी स्मार्ट सिटी प्रोग्राम को गति देने, डी सभी के लिए आवास 2022 को प्राप्त करना। तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का संबंध किससे है? इसका संबंध है लॉजिस्टिक व अवसंरचना क्षेत्र से। तो लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से इसमें काम करने के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 13 अक्टूबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया। बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए इस राष्ट्रीय प्लान की शुरुआत की गई। इसकी लागत कितनी है? इसकी लागत है 100 लाख करोड़ रुपए इसकी लागत बताई गई है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 पर हाल ही में दिग्गज सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया है? विकल्प है आपके सामने, ए इन्फिनिटी, बी मेटा, सी गीगा, डी क्वांट। तो क्या कर दिया है फेसबुक ने? अपनी पेरेंट कंपनी का नाम परिवर्तित क्या कर दिया है? तो ये कर दिया है मेटा। इसका नाम क्या कर दिया है? मेटा कर दिया है। और इन्फिनिटी का सिंबल
लेकर क्या है कि मेटा इसका नाम कर दिया है। तो फेसबुक ने 28 अक्टूबर 2021 को अपनी पेरेंट कंपनी का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया है, मेटा कर दिया है। मेटा क्या है? मेटा एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आफ्टर या बियॉन्ड। इसका मतलब होता है आफ्टर या बियॉन्ड। और मेटावर्स शब्द क्या है कि इसके साथ ही चर्चा में रहा। मेटावर्स, मेटावर्स क्या चीज है? ये एक व्यापक टर्म है जो आमतौर पर लोग इंटरनेट के जरिए जिस साझा वर्चुअल वर्ल्ड पर सक्रिय रहते हैं, इस आभासी या वर्चुअल दुनिया को मेटावर्स कहा जाता है। और ये शब्द पहली बार 1992 में 1992 के अंदर नील स्टीफनसन के द्वारा लिखित उपन्यास स्नो क्रैश में पहली बार इस शब्द को गढ़ा गया। इस शब्द का प्रयोग हुआ मेटावर्स का 1992 में नील स्टीफनसन के नोवेल के अंदर, जिसका नाम है स्नो क्रैश। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 6 श्रेणियां हैं। सूचकांक के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। और डी है सभी कथन सत्य हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के संदर्भ में ये सभी कथन क्या है कि सत्य है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आईआईटी कानपुर और चिकित्सा व गुणवत्ता पेशेवरों द्वारा दिए गए परामर्श से विकसित किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में वायु गुणवत्ता की कितनी 6 श्रेणियां हैं। कौन सी? अच्छा, संतोषजनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब और गंभीर। और इसमें 8 वायु प्रदूषकों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? पार्टिकुलेट मैटर 10, PM10, पार्टिकुलेट मैटर 10, 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड, लेड इनको शामिल किया गया है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। हाल ही में चर्चा में रही मोलनुपिराविर क्या है? मोलनुपिराविर क्या है? विकल्प है आपके सामने। कोविड-19 के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा है, केरल में खोजी गई कछुए की नई प्रजाति है, पृथ्वी की ओर बढ़ता विशाल उल्कापिंड है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोलनुपिराविर क्या है? अभी चर्चा में रहा है ये। तो ये है कोविड-19 के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा है मोलनुपिराविर। तो यहां पर हम कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।